दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचडीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। कृपया अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, आज बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जीवाणु बैक्टीरिया। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है आपका, जीवाणु की खोज लीeuwenhoek ने कब किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है 1683 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1783 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1583 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1683 ईस्वी में। तो लीeuwenhoek के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों लीeuwenhoek जो था वो हॉलैंड का रहने वाला था, जिसमें जीवाणु को सूक्ष्म जीव बताया। इसी कारण इसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन एरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। जीवाणु जो होते हैं दोस्तों वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं और उसमें से जो सबसे छोटा जीवाणु होता है उसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम कौन दिया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है लीeuwenhoek, ऑप्शन नंबर बी है एरेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेहेनबर्ग, जो दोस्तों अभी हम आपको तुरंत बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जीवाणु सबसे सूक्ष्म एवं साधारण पौधे होते हैं जो निम्न आकार में पाए जाते हैं: बेलनाकार, छड़ के आकार, गोलाकार या अल्प विराम के चिन्ह जैसे या स्क्रूप हो इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसे गोलाणु कहते हैं और एक गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, जीवाणु को पौधा क्यों माना गया है? ऑप्शन नंबर ए, इसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है, ऑप्शन नंबर बी, गति नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जीव होने के चलते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है इसलिए जीवाणु को पौधा माना जाता है। लेकिन दोस्तों जीवाणु की कोशिका भित्ति कठोर होने के चलते इसे पौधा माना जाता है, क्योंकि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं लेकिन उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल से कुछ भिन्न होता है, इसलिए इसे पौधा माना जाता है। लेकिन दोस्तों वास्तव में जो होता है वो जीवाणु पौधा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है तो अगला सवाल है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन ए छड़ रूपी, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी सर्पिल, ऑप्शन डी कौमा रूपी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए वाइब्रियो, ऑप्शन बी गोलाणु, ऑप्शन सी कोकस, ऑप्शन डी दंडाणु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। अभी हमने आपको तुरंत ही बताया था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोकस, ऑप्शन बी वैसिलस, ऑप्शन सी वाइब्रियो, ऑप्शन डी
दंडाणु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेसिलस। अर्थात कि एक गोल जीवाणु को हम क्या कहते हैं, तो एक गोल जीवाणु को हम वेसिलस कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी ईस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। दोस्तों जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु की कोशिका में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और जीवाणु की भित्ति जो होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लेकिन कुछ की जो भित्ति होती है दोस्तों वो काइटिन की बनी होती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिप्लोकोकस, ऑप्शन बी वेसिलस, ऑप्शन सी कोकस, ऑप्शन डी स्पाइरिलियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरिलम। चलिए दोस्तों अगला सवाल, दूध को दही के रूप में जमने का कारण है? दोस्तों ऑप्शन है दंडाणु, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी जीवाणु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। देखिए दोस्तों जीवाणु भी है, लेकिन आपसे दूध को दही के रूप में जमने का कारण पूछा तो लैक्टोबैसिलस है। वैसे जीवाणु है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वह लैक्टोबैसिलस होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो है वो दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को वो एकत्रित कर देता है, और एकत्रित करने के बाद वो दही का रूप ले लेता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन ए कोरिनो, ऑप्शन बी एसरिसिया, ऑप्शन सी कॉलेरी वाइब्रियो, ऑप्शन डी वेसिलस एंथ्रेसिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसरिसिया। ये मानव के आंत में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, जीवाणु में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण असाय कहलाता है? ऑप्शन ए श्वसन सूत्र, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी वर्ण क्लिक, ऑप्शन डी जिंधर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण क्लिक। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन ए दोस्तों चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी फली, ऑप्शन डी मकई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फली। फली ऑप्शन देखकर दोस्तों आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। तो देखिए फली जो होता है वो भी एक प्रकार का पौधा होता है जो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसमें दलहनी पौधे को रखा गया है। दलहनी फसल के गांठों में जो होता है दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर कर वो नाइट्रेट लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन बी जीवाणु का पोषण, ऑप्शन सी जड़ों को लाल रखना, ऑप्शन डी प्रकाश का अवशोषण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का श्वसन। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी मम्प्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपेदिक, जिसको हम टीबी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका, दोस्तों जीवाणु से होने वाले ये रोगों का कुछ ट्रिक है जो आप ट्रिक के माध्यम से इसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए ये ट्रिक है, पंडित का टीका नींव है,
प से हो गया प्लेग, आपका डी से हो गया डिप्थीरिया, आपका त से हो गया टाइफाइड, और इसके बाद आपका का से हो गया काली खांसी, और इसके बाद आपका टी से हो गया टिटनेस, और का से हो गया कुष्ठ रोग, अब आपका न्यू से हो गया निमोनिया, और ह से हो गया हैजा। दोस्तों आपका शेष रोग जो हो जाएगा वो टीबी है, सिफिलिस है, मेनिंजाइटिस रोग है, टिटनेस है, और गोलेनिया गोलोनिरिया है। दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों, अगला ट्रिक जो है वो कवक से होने वाले रोग, जो हमने आपको बताया था कि आने वाले वीडियो में हम आपको कवक से जो रोग होता है उसको हम ट्रिक बना के आपको डाल देंगे। तो देखिए इसका ट्रिक है, एक एक गंजा दामाद खाए फूट। तो ए से आपका हो गया एक्जिमा, गंजा से हो गया आपका गंजापन, दम्मा से हो गया आपका दाद, और द से हो गया दम्मा यानी दाद खाद खजली जो होता है इसी से होता है। इसके बाद खाए से खाज, और इसके बाद आपका फुट से हो गया एथलीट फुट, जो हाथी पाँव का रोग होता है। तो चलिए दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से आप जीवाणु और कवक से होने वाले रोग को याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, एजेंटोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी एस्यूडोमोनास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम, जो हमने आपको तुरंत ही बताया था कि दलहनी फसल के गांठों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, तापेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है जो साल्मोनाल, ऑप्शन बी जो है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी जो है डिप्लोकोकस, ऑप्शन डी है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम। ये जीवाणु है जो तापेदिक रोग को उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, बी नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु है। तो ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी एसरिसिया, ऑप्शन डी थायोबैसिलस माइकोकोकस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी थायोबैसिलस माइकोकोकस। ये जो होता है जमीन की उर्वरा शक्ति को दोस्तों नष्ट कर देता है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, जीवाणु कितने ताप पर नष्ट होते हैं? तो ऑप्शन ए है -10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसी टेम्परेचर के ताप पर फ्रिज का निर्माण किया गया है। दोस्तों दूध में ये कहा जाता है कि अगर दूध का पास्चराइजेशन करना है तो दूध को 60 से 62 डिग्री तापमान पर अगर 30 मिनट तक अगर उसको गर्म करते हैं तो उसमें जितने भी निष्क्रिय जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। और जो दूध में सबसे संवेदनशील विटामिन होता है वो सी होता है, क्योंकि गर्म करते ही वो जो सी विटामिन होता है वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, गंगा का जल किसके कारण शुद्ध होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी जीवाणु भोजी, या ऑप्शन सी है एसरिसिया, ऑप्शन डी है साल्मोनाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जीवाणु भोजी, जिसको हम बैक्टीरिया फाज बोलते हैं। ये गंगा के जल में दोस्तों बैक्टीरिया फाज पाया जाता है, जो छोटे छोटे जीवाणु जो दूषित जीवाणु होते हैं उसे खा जाते हैं, जिसके चलते गंगा का पानी जो होता है दोस्तों वो शुद्ध होता है, जिसमें कभी कीटाणु नहीं लगते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका। चलिए दोस्तों देखिए, अगला सवाल ये आप लोग के जीवाणु का ट्रिक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जीवाणु जो है वो मनुष्य को ही केवल हानि नहीं, वो पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो पेड़ पौधे को हानि पहुंचाने वाले जो जीवाणु है उनका नाम दिया हुआ, एक तरफ रोग है और एक तरफ उत्पादक बैक्टीरिया है जिससे पौधे ग्रसित होते हैं। तो चलिए देखिए, नींबू का कैकर रोग
नींबू का कैंकर रोग जो है वो दोस्तों ज़ैंथोमोनास सिल्ड्री ये जीवाणु होता है, जिसके चलते नींबू का कैंकर रोग होता है। अगला है दोस्तों फलों में क्राउन गोल। तो फलों में क्राउन गोल जो है दोस्तों वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के चलते जो होता है वो फलों में क्राउन रोग होता है। अगला है दोस्तों धान का अंगमारी रोग। तो धान का अंगमारी रोग जो है वो जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास ओराजी के चलते जो होता है वो धान का अंगमारी रोग होता है। अगला है दोस्तों गेहूं का टुंटू रोग। तो गेहूं का टुंटू रोग जो होता है वो कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी के चलते होता है। चलिए दोस्तों अगला है आलू का सैथिल रोग, जिसको हम गलन भी बोलते हैं। तो आलू का सैथिल रोग जो है वो एस एस्यूडोमोनास सोलेनिसिएरे के चलते जो होता है आलू का सैथिल या गलन रोग होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। आज तक के लिए नमस्कार दोस्तों।